नमस्कार। आज हम खाने की थाली से जुड़े एक ऐसे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं जिसके तार हमारे स्वास्थ्य, इतिहास, मान्यताओं और यहाँ तक कि नैतिकता से भी जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल काफी गहरा है। सवाल ये है कि क्या मांस, मछली, अंडे यानी कि नॉनवेज खाना, क्या ये वाकई हानिकारक हैं? और इसी कड़ी में हम दूध और उससे बनी चीज़ों पर भी एक नज़र डालेंगे, सही। क्योंकि ये दोनों विषय अक्सर साथ में ही आते हैं। हाँ, हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। मतलब वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, स्वास्थ्य से जुड़े लेख हैं और कुछ आम धारणाओं पर आधारित तर्क भी हैं। जी। हमारा मकसद साफ है, इन सभी स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालकर एक कह सकते हैं संतुलित और स्पष्ट तस्वीर पेश करना। ताकि सुनने वाले अपनी एक समझ बना सकें, है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस जटिल विषय को परत दर परत खोलना। ठीक है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। नॉनवेज और डेयरी दोनों के फायदे और नुकसान गिनाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो मांस, मछली, अंडे ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। हाँ, प्रोटीन तो जरूरी है मांसपेशियों के लिए। बिल्कुल, उनकी मरम्मत और बढ़त के लिए। इनमें विटामिन B12 भी होता है जो ज़्यादातर पशु उत्पादों में ही मिलता है। अच्छा। साथ ही आसानी से शरीर में लगने वाला आयरन मतलब हीम आयरन, जिंक, सेलेनियम ये पोषक तत्व भी इनमें होते हैं। और मछलियों का क्या? ओमेगा 3 की बात होती है अक्सर। जी हाँ, मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं। और अंडे, वो भी काफी पोषक कहे जाते हैं। अंडे भी पोषक तत्वों से भरपूर हैं और एक तरह से किफ़ायती विकल्प भी हैं। उनमें कोलीन होता है जो मस्तिष्क के लिए अच्छा है और विटामिन डी भी। हाँ, ये तो हुए फायदे। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें। नॉन वेज खासकर रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से, बल्कि काफी गंभीर चिंताएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो कैंसर रिसर्च एजेंसी है, IARC, हाँ। उसने प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, बेकन वगैरह इनको तो सीधे कैंसर पैदा करने वाला मतलब कार्सिनोजेनिक घोषित किया है। सीधे तौर पर। जी हाँ, और रेड मीट को संभावित रूप से कैंसरजनक माना है। आंकड़े बताते हैं कि रोजाना सिर्फ 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा 18% तक बढ़ सकता है। 18% रोज सिर्फ 50 ग्राम से? ये तो काफी ज्यादा है। और ये सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और कौन से खतरे हैं? रेड मीट को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर से भी जोड़ा गया है। बाप रे। इसके अलावा इनमें संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी अक्सर ज्यादा होती है, जो दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। बिल्कुल। और कुछ लोगों को पाचन संबंधी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, जैसे कब्ज या एसिडिटी। और मछलियों के मामले में भी क्या कोई चिंता है? आपने ओमेगा 3 का जिक्र किया था। हाँ, ओमेगा 3 तो है, लेकिन एक चिंता पारे यानी मर्क्यूरी जैसी भारी धातुओं के जमाव की भी है। आहो। खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात स्रोतों में पढ़ने को मिली, जानवरों के तनाव हार्मोन के बारे में। हाँ। कहा गया है कि जब जानवरों को मारा जाता है तो उनमें डर और पीड़ा होती है। हाँ। उससे कुछ हार्मोन निकलते हैं। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स। और वो मांस में रह जाते हैं और फिर खाने वाले पर भी असर डाल सकते हैं, जैसे क्रोध, भय वगैरह बढ़ना। देखिए, एक ऐसा वैज्ञानिक पहलू है जिस पर अभी और शोध की जरूरत है। पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कुछ स्रोत ये मानते हैं कि ऐसे मांस के सेवन से व्यक्ति में क्रोध, भय, अवसाद जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल। अब अगर डेयरी उत्पादों पर आएं, हाँ, दूध, दही। तो पारंपरिक तौर पर तो इन्हें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का खजाना माना गया है। सही कहा। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए जरूरी। जी। पर अब डेयरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे? फैट और कोलेस्ट्रॉल का जिक्र आपने किया था। हाँ। कुछ स्टडीज बताती हैं कि डेयरी उत्पादों में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। अच्छा। और दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है। हाँ, लैक्टोज असहिष्णुता, मतलब दूध पचता नहीं आसानी से। बिल्कुल। हाँ। दूध की जो शर्करा है लैक्टोज, उसे पचाने में दिक्कत होती है। पेट फूलना, गैस जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि 3 साल की उम्र के बाद कई लोगों में दूध पचाने वाले एंजाइम बनने कम हो जाते हैं। ओह, और एक हार्वर्ड की स्टडी का भी जिक्र है स्रोतों में। वो तो ज्यादा दूध पीने को मोटापे, हृदय रोग, यहाँ तक कि कुछ कैंसर से भी जोड़ती है। हाँ, प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर का जिक्र है। एलर्जी और अस्थमा से भी जोड़ा गया है। और एक स्वीडन की स्टडी तो और
भी चौंकाने वाली है। उसमें कहा गया कि ज्यादा दूध पीने वाली महिलाओं में हड्डियां टूटने का खतरा ज्यादा पाया गया। जी, ये उस आम धारणा के बिल्कुल उलट है कि दूध हड्डियों के लिए हमेशा ही अच्छा बिल्कुल, ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है। है। और आयुर्वेद का भी अपना दृष्टिकोण है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन के तुरंत बाद दूध पीने से पाचन अग्नि, जठराग्नि वो मंद पड़ सकती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नॉनवेज और डेयरी दोनों के साथ ये जोखिम जुड़े हैं, तो क्या शाकाहार बेहतर है? पोषक तत्वों का क्या? यही सबसे अहम सवाल है। क्या शाकाहारी खाने से शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, खासकर वो प्रोटीन वाली चिंता? देखिए, एक संतुलित शाकाहारी आहार मतलब वेल बैलेंस्ड वेज डाइट ज्यादातर पोषण संबंधी जरूरतें पूरी कर सकता है। ज्यादातर? हाँ, ये सच है कि मांसाहार में विटामिन B12, हीम आयरन और शायद ओमेगा 3 ज्यादा आसानी से मिल जाएं। लेकिन शाकाहार फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, फोलिक एसिड जैसे तत्वों से भरपूर होता है। और प्रोटीन? प्रोटीन की कमी का डर ज्यादातर निराधार है। दालें हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, बीज हैं और खासकर सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन। स्रोतों में इसे प्रोटीन किंग तक कहा गया है। ये प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। क्विनोआ और सोयाबीन में तो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। यानी ये कंप्लीट प्रोटीन है। बिल्कुल। तो ये धारणा गलत है कि शाकाहार में प्रोटीन नहीं मिलता। तो मतलब ये हुआ कि शाकाहारी रहकर भी मजबूत और स्वस्थ रहा जा सकता है, जैसे कई एथलीट हैं भी। बिल्कुल। बस जरूरी यह है कि अलग-अलग शाकाहारी चीजों का सही मेल किया जाए, जैसे दाल चावल का कॉम्बिनेशन है। सही। एक और दिलचस्प बात, मानव पाचन तंत्र, खासकर हमारी जो लंबी आंत है, वो शाकाहारी भोजन के ज्यादा अनुकूल मानी जाती है। अच्छा। मांसाहारी जानवरों से अलग। हाँ, मांसाहारी जानवरों की आंत आमतौर पर छोटी होती है, मांस को जल्दी पचाकर बाहर निकालने के लिए। ये भी सोचने वाली बात है। तो स्वास्थ्य के इन पहलुओं के बाद जरा इतिहास और धर्म की तरफ देखें। हाँ, देखते हैं। हजारों सालों से हमारे पूर्वज और धर्मग्रंथ इस बारे में क्या कहते आए हैं? वैदिक काल को लेकर काफी बहस दिखती है स्रोतों में। हाँ, वैदिक काल को लेकर तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है, ये सच है। एक तरफ ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब न मारने योग्य। और गौ हत्या पर दंड का भी जिक्र है। तो ये बातें मांसाहार निषेध की ओर इशारा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान हैं और कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे IJNRD। हाँ, वो ऋग्वेद में ही गोमांस खाने और यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख बताते हैं, जिसमें घोड़े, भेड़, बकरी वगैरह का मांस खाया जाता था। तो ये इतना विरोधाभास क्यों है एक ही ग्रंथ में? होते हैं। जैसे गो शब्द का अर्थ हमेशा गाय ही नहीं होता। संदर्भ के अनुसार किरणें, इंद्रियां, पृथ्वी या औषधि भी हो सकता है। अच्छा। इसी तरह वृषभ का अर्थ सिर्फ बैल नहीं, आत्मा या राजा भी हो सकता है। तो कौन सा अर्थ लेना है, इस पर मतभेद है। इसलिए वैदिक काल में मांसाहार कितना आम था, ये व्याख्या का विषय बन जाता है। दिलचस्प। और दुनिया के बाकी प्रमुख धर्मों का क्या नजरिया है इस पर? अलग अलग नजरिया है। हिंदू धर्म में देखें तो भगवत गीता मांस को तामसिक भोजन मानती है। तामसिक मतलब जो बुद्धि को भ्रष्ट करे, आलस्य लाए और अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। महाभारत में भी इसकी निंदा है। ठीक है। और इस्लाम में मांसाहार की अनुमति है, पर यह जरूरी नहीं है। कुछ जानवर हराम हैं, जैसे सूअर, जिसके पीछे स्वास्थ्य कारण भी बताए जाते हैं। हाँ, कुरान में मृत जानवर खाने की मनाही है, सूरह बकर 173। इस पर आचार्य अग्निव्रत एक सवाल उठाते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि बूचड़ खाने से मिला मांस भी मना है, क्योंकि वो भी तो मरा हुआ जानवर ही है। ये एक अलग व्याख्या है। और ईसाई धर्म में भी अनुमति है, पर अनिवार्यता नहीं। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि ईश्वर का मूल आदेश शायद शाकाहार का ही था, और वो मानते हैं कि असली अशुद्धि बाहरी भोजन से नहीं बल्कि भीतरी विचारों से होती है। और बौद्ध धर्म, वो तो अहिंसा पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। बौद्ध धर्म में पशु हत्या वर्जित है। थेरावाद भिक्षुओं के लिए एक नियम है कि अगर उन्हें पता हो या शक हो कि जानवर उन्हीं के लिए मारा गया है, तो वो मांस नहीं खाएंगे। अच्छा। और महायान भिक्षु तो आमतौर पर मांसाहार से पूरी तरह बचते हैं। तो हम देखते हैं कि धर्मों में भी काफी विविधता है इस मुद्दे पर। हाँ, ये तो है। इन धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों से आगे बढ़कर देखें तो नैतिकता का सवाल भी बहुत बड़ा है ना? बिल्कुल। महात्मा गांधी जैसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी थे, वो तो दूध को भी मांसाहार मानते थे।
वो इसी नैतिक धरातल पर खड़े थे। नैतिकता का पहलू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनुष्य के पास चेतना है, सही गलत सोचने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात चुनाव करने की आज़ादी है, जो शायद जानवरों में उस तरह नहीं होती। हाँ, जानवर ज्यादातर अपनी प्रवृत्ति, अपनी इंस्टिंक्ट से काम करता है। शिकार करता है तो प्रवृत्तिवश, मनुष्य अपनी चेतना से चुनाव कर सकता है। आचार्य अग्निव्रत का एक तर्क है कि ताकत का सही इस्तेमाल कमजोर की रक्षा करना है, उसका शोषण करना नहीं है। सही बात है। जैन धर्म में भी जीवों का वर्गीकरण है, पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय वगैरह, और न्यूनतम हिंसा का सिद्धांत है। हाँ, कम से कम हिंसा। और कर्म का सिद्धांत भी तो है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और आज के जमाने में जो फैक्ट्री फार्मिंग की तस्वीरें सामने आती हैं, वो तो नैतिकता पर बहुत गंभीर सवाल उठाती हैं। बिल्कुल, स्रोतों में बताया गया है कि कैसे जानवरों को सिर्फ ज्यादा उत्पादन के लिए बेहद बुरी और तकलीफदेह हालत में रखा जाता है। ये एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। ये नैतिक दुविधा कई बार व्यक्तिगत स्तर पर भी दिखती है। जैसे एक रेडिट यूजर का जिक्र है स्रोत में। हाँ, उसने पूछा कि क्या बचा हुआ मांस फेंकने से अच्छा है कि उसे खा लिया जाए ताकि जानवर का जीवन व्यर्थ न जाए। हाँ, ये दिखाता है कि सही और गलत का फैसला कितना जटिल हो सकता है। कई बार कोई आसान जवाब नहीं होता। बिल्कुल। चलिए अब उन आम तर्कों पर आते हैं जो अक्सर मांसाहार के पक्ष में सुने जाते हैं। हाँ, वो 4 मुख्य तर्क। हाँ, स्रोतों के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं। पहला तर्क, अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो जानवर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दुनिया भर जाएगी जानवरों से। हाँ, ये तर्क सुनने में आता है, पर ये आर्थिक और जैविक रूप से सही नहीं है। क्यों? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जैसे किसी सब्जी की मांग घटती है तो किसान उसका उत्पादन कम कर देते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही अगर मांस की मांग घटेगी तो डेयरी फार्म हो या पोल्ट्री उद्योग, वो जानवरों का प्रश्न कम कर देंगे। मांस के लिए पाले जाने वाले जानवरों की आबादी तो कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, मांग के कारण। अच्छा, मतलब मांग कम तो आबादी नियंत्रित होगी, बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल, ये कोई प्राकृतिक जंगली जानवरों की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अब दूसरा तर्क, मांस नहीं खाएंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये तो बहुत आम है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जैसा हमने पहले भी बात की, एक संतुलित शाकाहारी भोजन से प्रोटीन समेत लगभग सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। दालें, सोयाबीन, नट्स। हाँ, कीनोवा, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। और कितने टॉप एथलीट हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये साबित करता है कि ताकत और स्टैमिना के लिए मांस जरूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा तर्क, दूध, मछली, मांस में पोषक तत्व शाकाहारी भोजन से ज्यादा हैं। ज्यादा कहना शायद सही नहीं है, अलग कहना बेहतर होगा। अच्छा, अलग कैसे? मांसाहार में विटामिन B12, हीम आयरन, जिंक शायद ज्यादा हों, पर शाकाहार फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो मांस में कम या नहीं होते। तो पोषक तत्वों का प्रोफाइल अलग अलग है और सही योजना बनाकर शाकाहारी आहार लगभग सब कुछ दे सकता है। हाँ, B12 के लिए सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड फूड्स की जरूरत पड़ सकती है शाकाहारियों को। और डेयरी के फायदों पर तो हमने पहले ही बात की कि उन पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तर्क भी पूरी तरह खरा नहीं उतरता। और आखिरी वाला तर्क, शेर जैसे जानवर भी तो मांस खाते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं खा सकते? हाँ, ये भी खूब सुनने को मिलता है। इसके 2 मुख्य जवाब हैं स्रोतों में। पहला है नैतिकता और चेतना का। जैसा हमने कहा, मनुष्य सिर्फ अपनी प्रवृत्ति पर नहीं चलता। हम सोच सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। शेर या दूसरे मांसाहारी जानवर नहीं कर सकते। और दूसरा, जानवरों की छोटी आंत होती है। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि मांसाहारी जानवरों को खाने के अपने खतरे भी हैं। जैसे उनमें टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, उनका मांस बहुत सख्त हो सकता है। तो शायद प्रकृति का इशारा भी यही है कि ये हमारे लिए स्वाभाविक भोजन नहीं है। तो हमने देखा कि ये विषय कितना पेचीदा है। कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और ये इस पर निर्भर करता है कि क्या खाया जा रहा है, कितना खाया जा रहा है और किस तरह का खाया जा रहा है। प्रोसेस्ड मीट की कहानी ताज़ी मछली से बहुत अलग है। बिल्कुल सही। और इतिहास और धर्म में भी कोई एक सीधा जवाब नहीं मिलता। अलग अलग व्याख्याएं हैं, मान्यताएं हैं, कभी-कभी तो एक दूसरे के विपरीत भी। हाँ, और नैतिकता, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सिर्फ स्वाद के लिए या तथाकथित जरूरत के लिए किसी जीव को पीड़ा देना सही है? और हमने देखा कि मांसाहार के पक्ष में जो आम तर्क दिए जाते हैं, उनका वैज्ञानिक आधार भी काफी कमजोर लगता है। तो भविष्य की बात करें तो क्या लगता है? भविष्य में
प्लांट बेस्ड यानी पौधों से बने मांस के विकल्प तेजी से आ रहे हैं हाँ, वेगन मीट। और लैब में उगाए जाने वाले मांस पर भी काम चल रहा है। स्रोत बताते हैं कि ये शायद भोजन के भविष्य की एक झलक है जो ज्यादा टिकाऊ हों, पर्यावरण के लिए बेहतर हों और शायद ज्यादा नैतिक भी हों। ये तो भविष्य बताएगा। तो आखिर में ये फैसला तो हर किसी का अपना ही है। हाँ बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत निर्णय है जो स्वास्थ्य, नैतिकता, पर्यावरण, संस्कृति और निजी विश्वासों के बीच एक संतुलन बनाकर लिया जाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक गहरा विचार मन में आता है। क्या? कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बिसोकॉस्मोलॉजी का जिक्र आया, जो मानते हैं कि हिंसा की जो तरंगे हैं उनका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, ब्रह्मांड तक जाता है। हाँ, ये गहरे आध्यात्मिक विचार हैं। या फिर वो प्राचीन सूत्र आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मतलब जो अपने लिए बुरा है वो दूसरों के साथ ना करें। हाँ, ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी थाली का चुनाव, क्या ये सिर्फ पेट भरने या स्वाद का मामला है, या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? सही सवाल है। हमारी पसंद का असर कहाँ तक जाता है?